ठीक है। अब प्रॉपर्टीज़ दे रखी हैं 13, तो इन प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से देखेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा पहली प्रॉपर्टी क्या दे रखी है, इफेक्ट ऑफ मैग्नेट्स। इफेक्ट ऑफ मैग्नेट्स तो क्या है, दे आर फीबली रिपेल्ड बाई मैग्नेट्स, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। मैं सब्सटेंसेस की बात कर रहा हूँ, मैं अभी मैग्नेट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो सब्सटेंसेस जो हैं उनको हम क्या करना चाह रहे हैं, उनको हम ये देखना चाह रहे हैं कि मैग्नेट के कॉन्टैक्ट में लाने पर या फिर किसी सॉलिनॉइड के पास रखने पर उनमें कितना मैग्नेटिज्म इंड्यूस होता है या नहीं होता है, हम वो चीज़ देखना चाह रहे हैं। तो ये देखिएगा डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या है, दे आर फीबली रिपेल्ड बाई मैग्नेट्स। तो मैग्नेट जो है उनको ना फीबली मतलब बहुत हल्का सा रिपेल करता है। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस दे आर फीबली अट्रैक्टेड बाई मैग्नेट्स। तो जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेज हैं वो हल्का सा अट्रैक्ट होती हैं उनकी तरफ, तो फीबली अट्रैक्टेड बाई मैग्नेट्स। फिर है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, दे आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाई मैग्नेट्स। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो हैं वो मैग्नेट जो है उनको स्ट्रांगली अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेट क्या करती है, रिपेल करती है, लेकिन बहुत हल्का सा धीमा सा रिपल्शन होता है। और जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है उसको हल्का सा अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। फेरोमैग्नेटिक भी अट्रैक्ट होता है लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है। आप यहाँ पर ना अभी जैसे आगे आगे जैसे प्रॉपर्टीज़ देखेंगे तो आप ये देखेंगे पैरा और फेरो जो है ना वो एक जैसे हैं। पैरा में कोई चीज़ हल्की होती है, उसमें कोई चीज़ तेज होती है। आप ये देखिए पैरा अट्रैक्ट हो रहा है, पैरा अट्रैक्ट हो रहा है, फेरो भी अट्रैक्ट हो रहा है। पैरा हो रहा है हल्का सा अट्रैक्ट, फेरो हो रहा है स्ट्रांगली अट्रैक्ट। लेकिन डाया जो है वो उल्टा है, डाया जो है वो रिपेल हो रहा है, वो दूर जा रहा है। ठीक। सेकंड देखेंगे इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मतलब अगर किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में किसी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को रख दिया जाए तो क्या होगा, देखिएगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या करेगा, एक्वायर फीबर मैग्नेटाइजेशन इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो ये क्या करेगा, ये हल्का सा मैग्नेटाइज हो जाएगा, फीबर मैग्नेटाइजेशन मतलब बहुत कमज़ोर मैग्नेटाइजेशन इसके अंदर होगा, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन है वो जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है उसके अपोजिट होगी। मतलब अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड अगर लेफ्ट टू राइट है, मतलब नॉर्थ इधर और साउथ इधर है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड का, तो जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में जो मैग्नेटिज्म इंड्यूस होगा वो उसका अपोजिट होगा, मतलब उसका नॉर्थ इधर और साउथ इधर डेवलप हो जाएगा, ऐसा होता है। आगे चलते हैं पैरा। तो पैरा क्या होता है, डाया का उल्टा होता है। तो देखिएगा एक्वायर फीबर मैग्नेटाइजेशन इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ठीक है। तो पैरा क्या कहेगा, डाया का उल्टा चलना है ना उसको, तो डाया कहेगा कि अच्छा मैं तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिज्म इंड्यूस करवाऊंगा अपने अंदर, तो पैरा बोलेगा कि अच्छा तो फिर मैं सेम डायरेक्शन में करूँगा। पैरा उसका उल्टा होता है। और क्या होता है उसके अंदर मैग्नेटाइजेशन इंड्यूस, फीबर होता है। फेरो में कुछ भी नहीं, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा बस। फेरो और पैरा ये दोनों के दोनों सेम है। तो आप ये देखिए फेरो में क्या है, एक्वायर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो वो मैग्नेटाइजिंग फील्ड की डायरेक्शन में ही उसमें मैग्नेटिज्म इंड्यूस होगा, लेकिन स्ट्रॉन्ग होगा। क्लियर है दोनों पॉइंट्स। ठीक है। अगला देखिएगा इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या है कि जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कहीं कम हो सकता है कहीं ज़्यादा हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को रख दिया जाए तो कैसे बिहेव करेगा, देखिएगा ये क्या करेगा, टेंड टू मूव स्लोली फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू वीकर पार्ट्स ऑफ द फील्ड। ठीक है। टेंड टू मूव स्लोली फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू वीकर पार्ट्स ऑफ द फील्ड। तो डाया क्या करता है, स्लोली मूव करेगा वीकर टू स्ट्रॉन्गर टू वीकर, स्ट्रॉन्गर टू वीकर पार्ट्स ऑफ द फील्ड। डाया तो ये करेगा, पैरा आप समझ ही रहे होंगे इसका उल्टा। तो पैरा क्या करेगा, स्लोली मूव करेगा, कहाँ से कहाँ, वीकर से स्ट्रॉन्गर। और फेरो क्या करेगा, तेज मूव करेगा, क्योंकि पैरा और फेरो तेज है, मतलब पैरा और फेरो सेम है, बस वो काम धीरे से करता है पैरा, फेरो बड़ी तेज़ी से कर देता है। ठीक है। तो टेंड टू मूव स्लोली फ्रॉम वीकर टू स्ट्रॉन्गर पार्ट्स ऑफ द फील्ड, ये पैरामैग्नेटिक का थर्ड पॉइंट। और फेरोमैग्नेटिक का टेंड टू मूव क्विकली फ्रॉम वीकर टू स्ट्रॉन्गर पार्ट्स ऑफ द फील्ड। ठीक है। तो तीन हमारे पैरामीटर्स हो गए जिस पर हमने बेस्ड ये पढ़ी है तीन चीज़ें। पहला इफेक्ट ऑफ मैग्नेट्स, दूसरा है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर रख दिया जाए तो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए तो क्या होगा, डाया में, पैरा में और फेरो में, तीन। उसके बाद देखिएगा चौथा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा,
a freely suspended diamagnetic rod aligns itself perpendicular to the field. ठीक है, ये था नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म बी बोलते हैं उसको। और अब बात करेंगे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड। तो डायमैग्नेटिक क्या करेगा, अब फ्रीली सब्सटेंसेस डायमैग्नेटिक रॉड, तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की बनी हुई एक रॉड है, उसको फ्रीली सस्पेंड कर दिया गया इसमें एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो इट अलाइंस इटसेल्फ परपेंडिकुलर टू द फील्ड, तो वो खुद को फील्ड के परपेंडिकुलरली अलाइन कर देती है। ठीक है, फील्ड के परपेंडिकुलरली अलाइन कर देती है। मतलब अगर फील्ड इस तरीके से है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है, जैसे पैरेलल लाइन्स होती है। ठीक है, तो डायमैग्नेटिक रॉड जो है खुद को ऐसे अलाइन कर देती है। ठीक है, परपेंडिकुलर ऐसे कर सकता है या ऐसे कर सकता है इनटू द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, उसके बाद देखिएगा, अब एक चीज़ अगर पैरेलल है तो दूसरी चीज़ क्या होती है, परपेंडिकुलर। ठीक है, अभी ये क्या कर रहे हैं, ये इसके परपेंडिकुलर अलाइन कर रहा है, तो पैरा क्या करेगा कि मुझे तो तुम्हारे उल्टा ही चलना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं पैरेलल अलाइन कर दूँगा। ठीक है, पैरा क्या करता है, पैरा में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की रॉड जो है वो फील्ड के अलॉन्ग ही अलाइन हो जाती है, पैरेलल ही अलाइन हो जाती है। तो अ फ्रीली सस्पेंडेड पैरामैग्नेटिक रॉड अलाइंस इटसेल्फ पैरेलल टू द फील्ड। ठीक है, उसके बाद क्या है, फेरोमैग्नेटिक, अ फ्रीली सस्पेंडेड फेरोमैग्नेटिक रॉड अलाइंस इटसेल्फ पैरेलल टू द फील्ड। तो ये तो दोनों सेम ही होते हैं, तो इसमें कुछ क्विकली और स्लोली वाला था ही नहीं। अलाइन कर रही है तो भाई तुम अलाइन कर लो तो मैं भी अलाइन करूँगी, ऐसा पैरा और फेरो सेम। ठीक, डाया और पैरा उल्टा है। पैरा और फेरो में अंतर सिर्फ इतना है कि पैरा में काम धीरे से होता है, फेरो में काम क्विकली होता है, तेजी से होता है। उसके बाद अगला टर्म देखिएगा, ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी क्या था, काई एम, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी काई एम। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या था, मार्क्स ऑब्टेन्ड अपॉन टोटल नंबर ऑफ मार्क्स, मतलब इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन अपॉन मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी। मतलब हम नहीं टेबल तो ये तो हमें याद करने के लिए, ये इसमें एमसीक्यू है, एक नंबर का एमसीक्यू आ जाएगा। वो कहेंगे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, उसको एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, वो कैसे, उसमें क्या चीज़ देखने के लिए मिलेगा, एक लिखा होगा अलाइंस पैरेलल टू द फील्ड, एक लिखा होगा अलाइंस परपेंडिकुलर टू द फील्ड, एक लिखा होगा अलाइंस एट एंगल 30 डिग्री, एक लिखा होगा नन ऑफ दिस, कुछ भी ये बना देते हैं। तो इसमें से बस इतना ही क्वेश्चन कुछ नहीं, ऐसा कोई इतनी बड़ी टेबल, ये मैं बता ही रहा हूँ कि इसको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, इसको खेल खेल में याद करना है। हाँ, अरे तो अभी आपका एग्ज़ाम तो हो चुका है इसका, तो क्लास टेस्ट में क्या वो 8 क्लास टेस्ट 16 को, कोई भी टेंशन ना होगी। अब जरा देखिए ससेप्टिबिलिटी क्या है, ससेप्टिबिलिटी इज स्मॉल एंड नेगेटिव। तो ससेप्टिबिलिटी जो है, ससेप्टिबिलिटी इज स्मॉल, यानी कि काई एम जो है इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड लेस देन 0। इतना कम है ये कि ये 0 और -1 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, तो पैरा तो उल्टा हो, है ना, कि तुम कम हो तो मैं ज़्यादा हूँ। और पैरा क्या कहेगा, ये कहेगा ससेप्टिबिलिटी इज स्मॉल एंड पॉजिटिव। तो ये ससेप्टिबिलिटी 0 से कम कम आ रही है और नेगेटिव आ रही है, तो ये क्या कहेगा पैरामैग्नेटिक कि मेरी ससेप्टिबिलिटी तो पॉजिटिव है, तो ये इसका उल्टा है। तो यहाँ देखिए ससेप्टिबिलिटी इज स्मॉल एंड पॉजिटिव, तो पैरा में ससेप्टिबिलिटी क्या होगी, 0 से बड़ी होगी और एप्सिलॉन से छोटी होगी। एप्सिलॉन यहाँ पर परमिएबिलिटी मत समझो, जो परमिटिविटी होती है वो मत समझिएगा। एप्सिलॉन कोई भी छोटा सा नंबर है, कोई भी नंबर है, के लिख दो, यहाँ पर एक्स लिख दो, वाई लिख दो, जेड लिख दो, कुछ भी। ठीक है, तो 0 से बड़ी है, ठीक है, मतलब पॉजिटिव है, लेकिन बहुत बड़ी नहीं है, छोटी ही है। ठीक है, तो बहुत बड़ी वाला काम कहाँ पर होगा, फेरो में। ठीक है, तो ये क्या कहता है कि इसकी ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव है। पैरामैग्नेटिक क्या कहता है कि इसकी ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव है लेकिन बहुत छोटी है। और पैरामैग्नेटिक कहता है कि हाँ मेरी भी ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव है लेकिन बहुत बड़ी है। तो पैरा और फेरो एक जैसे होते हैं, इसलिए ससेप्टिबिलिटी इज वेरी लार्ज एंड पॉजिटिव। कितना ज़्यादा है
ससेप्टिबिलिटी 1000 से भी ज़्यादा है, ठीक है। ससेप्टिबिलिटी की कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि ये क्या है, ये एक रेशो है, ठीक है। ये इंटेंसिटी इसका रेशो है, वो है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन या मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी, मतलब कितना आपने मैग्नेटाइज कराना चाहा था, तो कितनी इंटेंसिटी आपने दी थी और कितनी इंटेंसिटी उसकी डेवलप होने के बाद कितनी इंटेंसिटी उसके अंदर आई है, तो दैट इज मार्क्स ऑब्टेन्ड अपॉन टोटल नंबर ऑफ मार्क्स, ठीक है। ये था। उसके बाद सिक्स्थ देखिएगा, रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर। रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर जो है वो क्या होगी इसमें, सिक्स्थ है रिलेटिव परमिएबिलिटी वैल्यू म्यू आर। म्यू आर जो है इट इज स्लाइटली लेस देन 1, म्यू आर जो है वो इट इज स्लाइटली लेस देन 1 से छोटा है तो पहला तो इसका होता है 1 से बड़ा बच्चा होता है, ये क्या बोलेगा स्लाइटली ग्रेटर देन 1, वो स्लाइटली लेस देन 1 है, इट स्लाइटली ग्रेटर देन 1, तो म्यू आर इट इज स्लाइटली ग्रेटर देन 1, स्लाइटली ग्रेटर 1 से बड़ा है तो थोड़ा सा ही बड़ा होगा बस, कहाँ तक 1 प्लस एप्सिलॉन। एप्सिलॉन कोई नंबर है, एप्सिलॉन कोई नंबर है, उस एप्सिलॉन और छोटा सा नंबर है, यहाँ पर भी मेंशन करा हुआ है इसके ऊपर कि एप्सिलॉन इज अ स्मॉल नंबर जैसे 0.1 हो गया, तो 0.1 में आपने 1 ऐड कर दिया तो 1.1 आ गया, तो हम ये कहेंगे कि म्यू आर जो है 1 और 1.1 के बीच में डाई कर रहा है, तो यानी कि 1 से बस जरा सा ही तो बड़ा हुआ, तो वही लिखा है कि स्लाइटली ग्रेटर देन, ठीक है, स्लाइटली ग्रेटर देन, जरा सा बड़ा है, तो ये समझा दिया कि 1 प्लस एप्सिलॉन है, इससे छोटा है, एप्सिलॉन एक स्मॉल नंबर फॉर एग्जाम्पल 0.1 बस, ठीक है। उसके बाद है कि ये 1 से बड़ा है और ये क्या है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, ऑफ द ऑर्डर ऑफ थाउजेंड्स, ऑफ द ऑर्डर ऑफ थाउजेंड्स, कितना ज़्यादा इसका ऑर्डर है, म्यू आर इज ग्रेटर देन 1000, आई एम भी ऐसे था, म्यू आर भी ऐसे, तो मुझे लगता है याद करने में यहाँ तक तो प्रॉब्लम होगी नहीं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगला देख लीजिए, परमिएबिलिटी वैल्यू यानी कि म्यू देखना है, तो म्यू जो है यहाँ पर वो क्या होगा, म्यू आर का फॉर्मूला क्या था, यही था ना, म्यू अपॉन म्यू नॉट, ठीक है। अभी म्यू आर क्या दे रखा है इसमें, 1 से छोटा, म्यू आर को क्या लिख देंगे, म्यू अपॉन म्यू नॉट, 1 से छोटा, म्यू नॉट को उधर ले जाए, म्यू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट से छोटा, तो वही दे रखा है परमिएबिलिटी वैल्यू म्यू इज लेस देन म्यू नॉट, म्यू इज लेस देन म्यू नॉट, यहाँ उल्टा है कि म्यू आर इज ग्रेटर देन 1, तो म्यू अपॉन म्यू नॉट अगर ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, म्यू नॉट को इधर ले जाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, म्यू इज ग्रेटर देन म्यू नॉट, ये तो छठी वाली प्रॉपर्टी से ही मिलता जुलता है, सातवीं प्रॉपर्टी जो समझ गए, ठीक है। और ये क्या कहेगा, म्यू इज ग्रेटर देन म्यू नॉट, तो फेरो क्या कहेगा, मैं म्यू नॉट से बढ़ाता हूँ लेकिन बहुत बड़ा, ठीक है, वो पैरा का ही एडवांस वर्जन हो गया, तो वो लास्ट में फेरो मैग्नेटिक बोल रहा है कि म्यू इज वेरी वेरी ग्रेटर देन म्यू नॉट, सही है। उसके बाद 8 में देखिएगा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में हम ये कहेंगे डायामैग्नेटिक मटेरियल जो है, डायामैग्नेटिक मटेरियल में टेम्परेचर का क्या असर पड़ता है। अरे ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें, यहाँ तक क्लियर है सभी को, शानवी, अनुष्का, सिमर, दिव्यांका, अधर, ठीक है। चलिए जी, तो अगला देखते हैं फिर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ससेप्टिबिलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, ये जो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है इसकी जो ससेप्टिबिलिटी है ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती, आप बढ़ाते जाओ टेम्परेचर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसका, ठीक है। जितना पहले मैग्नेटाइज हो रहा था उतना ही अब भी मैग्नेटाइज होता रहेगा। उसके बाद है ससेप्टिबिलिटी वेरीज इनवर्सली एज टेम्परेचर, ये तो इसका उल्टा चलना ही है, वो है ससेप्टिबिलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। हाँ, ये एक्सेप्शनल केस भी देखना चाहिए। उसमें क्या था कि ससेप्टिबिलिटी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं कर रही है, इसमें डिपेंड कर रही है, लेकिन डिपेंड कैसे कर रही है, इनवर्सली डिपेंड कर रही है, ठीक है। सिर्फ इतना भी हो सकता था कि वो इंडिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट है, ये डिपेंड कर रहा है टेम्परेचर पर, तो हम ये कहेंगे डिपेंडेंट तो कर रहा है
लेकिन कैसे कर रहा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक, और इसमें है ससेप्टिबिलिटी डिक्रीजेस विद टेम्परेचर इन अ कॉम्प्लेक्स मैनर। तो फेरोमैग्नेटिक में क्या है, डायामैग्नेटिक में तो डायामैग्नेटिक में इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, पैरामैग्नेटिक में क्या है कि ससेप्टिबिलिटी जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। पैरामैग्नेटिक में भी रहेगा तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, लेकिन कुछ कॉम्प्लेक्स मैनर में ऐसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/T माइनस TC। T माइनस TC, TC क्या होता है आप जानते होंगे, 11th क्लास में अगर ध्यान दिया होगा इसमें मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में, तो वहाँ पर क्रिटिकल टेम्परेचर होता था। ठीक है, तो किसी भी मटेरियल की अगर बात करें तो वो क्रिटिकल टेम्परेचर होता था कि इस क्रिटिकल टेम्परेचर तक ये मटेरियल इस तरह से बिहेव करेगा, इसके बाद ये मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो T माइनस TC बस इस तरह से बिहेव करता है। उसके बाद अगला देखिएगा, नाइन्थ जो है, नाइन्थ है रिमूवल ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। अगर मैग्नेटाइजिंग फील्ड को रिमूव कर दिया जाए तो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या होगा, मैग्नेटाइजेशन लास्ट्स एज लॉन्ग एज द मैग्नेटाइजिंग फील्ड इज अप्लाइड। तो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस जो है वो बड़ा शरीफ है, तो मैग्नेटाइजेशन सिर्फ तब तक रहेगा जब तक आप मैग्नेटाइजिंग फील्ड अप्लाई कर रहे हैं। हटाया तो वो पूरी तरह से रिमूव हो गया। ठीक है ना, मैग्नेटाइजेशन लास्ट एज लॉन्ग एज द मैग्नेटाइजिंग फील्ड इज अप्लाइड, तब तक मैग्नेटाइजेशन रहेगा जब तक मैग्नेटाइजिंग फील्ड आपने अप्लाई कर रखा है, उसके बाद हट जाएगा। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद देखिएगा अगला है एज सुन एज द पैरामैग्नेटिक में, एज सुन एज द मैग्नेटाइजिंग फील्ड इज रिमूव्ड मैग्नेटाइजेशन इज लॉस्ट। तो मैग्नेटाइजेशन जो है वो गायब ही हो जाता है इसमें, उसमें तो रिमूव हो जाता है कि कम हो गया, खत्म हो गया। इसमें क्या है, इसमें गायब भी हो जाता है, जैसे कुछ था ही नहीं, पहले कभी था ही नहीं। तो एज सुन एज द मैग्नेटाइजिंग फील्ड इज रिमूव्ड मैग्नेटाइजेशन इज लॉस्ट। ठीक, अच्छा, मैग्नेटाइजेशन तब तक रहता है जब तक मैग्नेटाइजिंग फील्ड अप्लाई करा गया और इसमें लॉस्ट हो जाता है। तो इसका मतलब क्या, दोनों में अंतर क्या होगा, अंतर समझिए क्या है। अंतर ये है कि आपने मैग्नेटाइजिंग फील्ड अप्लाई करा था, वो मैग्नेटाइज हो गया डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। डायामैग्नेटिक सब्सटेंस जब मैग्नेटाइज हुआ तो उसने क्या करा, उसने चीज़ों को अट्रैक्ट करना शुरू करा। मैग्नेटाइज हो गया यानी कि मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, तो उसने चीज़ों को, चीज़ें क्या होती हैं, चार ही तरीके के होते हैं, ये आपका कॉपर हो गया, आयरन हो गया, स्टील, कोबाल्ट, ठीक है, निकल भी होता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को ये अट्रैक्ट करता है। तो अब क्या हुआ कि उसने अट्रैक्ट करा और जैसे ही मैग्नेटाइजिंग फील्ड हमने रिमूव करा ना, तो मैग्नेटाइजेशन भी रिमूव हो गया। लेकिन कैसे हुआ, धीरे 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 करके रिमूव हो गया, मतलब चीज़ों को एकदम से नहीं छोड़ा उसने। और जो ये था पैरामैग्नेटिक, इसमें मैग्नेटाइजिंग फील्ड को रिमूव करा तो जो भी चिपके हुए आइटम्स थे उसमें वो एकदम से छूट जाएंगे, मतलब लॉस्ट हो जाएगा, एकदम गायब हो जाएगा। ठीक, ये होगा। और इसमें देखिएगा पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक का तो हमें पता ही है, मैग्नेटाइजेशन इज रिटेन्ड इवन आफ्टर द मैग्नेटाइजिंग फील्ड इज रिमूव। ठीक है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड रिमूव करने के बाद भी मैग्नेटिज्म रहता है, उसमें रिटेन रहता है। उसी को क्या बोलते थे, हिस्टेरिसिस करके, रिटेंटिविटी। ठीक है, रेमेनेंस, ठीक, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, वो तीन चीज़ें सेम, यही बोला था उसको। उसके बाद अगला देखिए, वेरिएशन ऑफ एम विद एच, वेरिएशन ऑफ एम विद एच। तो एम का और एच का वेरिएशन, M changes linearly with H, M changes linearly with H। तो अगर डायामैग्नेटिक को देखें, ये तो H है मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, और ये है मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी और मैग्नेटाइजेशन में कितना वो मैग्नेटाइज हो रहा है। तो लीनियरली चलता है, लीनियरली मतलब आप जितना जितना मैग्नेटाइजेशन फील्ड प्रोवाइड कराते जाएंगे उतना उतना वो मैग्नेटाइज होता जाएगा। आप कम कर दोगे वो कम हो जाएगा, ऐसा होगा। उसके बाद यहाँ पर क्या है, पैरामैग्नेटिक में M changes linearly with H and attains saturation at low temperature and in very strong fields। इसमें H में और M में क्या हो जाएगा, लीनियरली चेंज तो होगा
और लेकिन थोड़ी देर बाद में सैचुरेशन आ जाएगा उसमें। सैचुरेशन का मतलब कांस्टेंट हो गया, आप बढ़ाते जाओ एच कितना भी, मैं तो चेंज नहीं हूँ, हम कहे थे मैं तो चेंज नहीं हुआ, मैं तो सैचुरेशन पर आ गया, कांस्टेंट हो गया, समझ गए। अब जरा इस पर आ जाइए, वेरिएशन ऑफ एम विद एच। तो एम चेंजेस विद एच नॉन लीनियरली एंड अल्टीमेटली अटेन्स सैचुरेशन, ठीक है, ये लाइन लिख दी है, ये अल्टीमेटली अटेन्स सैचुरेशन। तो एम चेंजेस विद एच नॉन लीनियरली, जब हम एच बढ़ाते जाते हैं तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, हमने हिस्टेरिसिस कर्व इसी के लिए देखा था, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए देखा था, तो सीधा सीधा नहीं बढ़ता है ना, कर्व शेप लेकर जाता है, यानी कि नॉन लीनियरली बढ़ता है, समझ गए। उसके बाद अगला देखिएगा 11 हिस्टेरिसिस इफेक्ट। बी वेक्टर शोज नो हिस्टेरिसिस, बी वेक्टर यानी कि जो टोटल मैग्नेटिज्म उसके अंदर आ रहा है कोई हिस्टेरिसिस शो नहीं करता, डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक भी कोई हिस्टेरिसिस शो नहीं करता, और फेरोमैग्नेटिक हिस्टेरिसिस शो करता है, बी वेक्टर शोज हिस्टेरिसिस, ये हो गया। और अगला देखिएगा, वेल फिजिकल स्टेट ऑफ द मटेरियल, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है किस तरीके का है, सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है, ये कहते हैं सॉलिड लिक्विड और गैस, कुछ भी हो सकता है ये। और पैरामैग्नेटिक में सॉलिड लिक्विड और गैस कुछ भी हो सकता है, और फेरोमैग्नेटिक नॉर्मल कंडीशंस में सॉलिड्स ही होते हैं, ठीक है, सॉलिड्स ही होते हैं। उसके बाद देखिएगा एग्जाम्पल्स इसके, तो एग्जाम्पल क्या है डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के, बिस्मथ, कॉपर, लेड, सिलिकॉन, N2, नाइट्रोजन यानी कि एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर इन एटमॉस्फेयर, वाटर और NaCl, मतलब वाटर को भी मैग्नेटाइज करा जा सकता है, ठीक है, लेकिन जब तक आप मैग्नेटिज्म प्रोवाइड कराएंगे वाटर तब तक ही मैग्नेटाइज होगा, ठीक है। अगला देखिएगा पैरामैग्नेटिक के एग्जांपल, एल्यूमिनियम, सोडियम, कैल्शियम, ऑक्सीजन, CuCl2, ये हो गया। और उससे अगला देखें फेरोमैग्नेटिक, ये तो हमने सब सुने ही है, आयरन है, आयरन का आपको पता ही है मैग्नेटाइज हो जाता है, खूब अच्छे से मैग्नेटाइज होते हैं, निकल, कोबाल्ट, ठीक है, गैलेडियम और आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड का मतलब क्या हो गया, Fe2O3 का मतलब जंग लगा हुआ लोहा भी जो है ना वो भी मैग्नेटाइज हो जाता है। और एल्निको, ये बड़ा फेमस होता है, ये एल्यूमिनियम, निकल और कोबाल्ट, Al फॉर एल्यूमिनियम, Ni फॉर निकल, Co फॉर कोबाल्ट, इन सब के मिक्सचर से ये बनाया जाता है, ठीक है। ये क्या होता है, अलॉय होता है और ये बहुत अच्छा मैग्नेट की तरह काम करता है, ठीक है। बस जी, तो यहाँ पे ये वाला चैप्टर तो यहाँ कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट मैं स्टार्ट करा रहा हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हाँ, मैं नोट्स भेज रहा हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के, आप चेक करना, ये भी छोटा ही चैप्टर है, 21 पेज के नोट्स हैं बस। ऐसे आते मैसेज, कहाँ तुम्हारा दोस्त? अरे निद्रा में चला गया। हाँ, सोया हुआ है।
ठीक है जी, अगला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट।